तो आज हम, जैसा कि कल बात किया था कि पूरा हमने देखा था अमेरिका के मुकाबले में और कौन कौन से संगठन हैं जो तत्कालीन विश्व के अंदर मौजूद थे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज या फिर देश। तो उन्हीं में से हम एक जो सबसे फर्स्ट और सबसे ताकतवर जिसको समझा जाता है और जिसको बनाने में कभी ना कभी अमेरिका का ही रोल रहा और वो अमेरिका के ऊपर ही कंट्रोल करने में समहाउ इट इज सक्सेसफुल, आप कह सकते हो। अमेरिका का ऊपर नियंत्रण रखने में भी यूरोपियन यूनियन ही एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो उसी यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ये बात समझने की है कि यूरोपियन यूनियन एक बार में नहीं बन गया कि आज चलो बात की और कुछ देश एक साथ आए और उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बना लिया। कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप जो बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, संगठन बनता है, तो ऑब्वियसली टेक्स टाइम्स, क्योंकि बाकी देशों को समझाना होता है और उसके बेनिफिट्स उनको समझ में आते हैं, अपने कंट्री के इंटरेस्ट में लगते हैं, तब जाके कोई देश एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसको ज्वाइन करता है। तो यूरोपियन यूनियन भी उससे अछूता नहीं, इसको बनने में भी टाइम लगा। 1992 में बना और इसकी जो शुरुआत है 1945 से शुरू हो गई थी। तो 1945 से 1992 में ये अपना पूरा एक स्वरूप जो है यूरोपियन संघ जो एस्टेब्लिश हुई। तो आइए सबसे पहले तो हम इसका टाइमलाइन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो आज आपको 27 देश एक साथ दिखाई देते हैं, जिनकी एक कॉमन करेंसी है यूरो, और उनके पास में अच्छी खासी सेना है सभी देशों की मिला के, और जीडीपी है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात करें, प्राइवेट परचेजिंग पावर की बात करें, मतलब विश्व के अंदर आप सोच सकते हो यूरोप के देश, वो भी पश्चिमी यूरोप के, ज्यादातर आज के दिन पश्चिमी यूरोप के देश है, शुरू में तो पश्चिमी यूरोप के थे, अभी पूरी यूरोप के देश जब 1991 में यूएसएसआर टूटने के बाद में यूरोपियन यूनियन में पूरी यूरोप के देश भी जा मिले। तो हम बात करेंगे कैसे ये सब एक साथ में आए और जो इतना बड़ा ग्रुप आपको आज एक विश्व के अंदर दिखाई देता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत की बात करें तो ये बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये देश हैं। फिर दोबारा से बताता हूं, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इन्होंने एक इकोनॉमिक आधार पर अपने देशों को जोड़ने का प्लान बनाया है। 1951 की है, हालांकि इसका प्रोसेस उससे पहले ही शुरू हो गया था कि 1951 में ये सभी देश एक साथ आए। और पर्पस देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी ग्रुप होता है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉर्म होता है, प्राइमरी पर्पस उसका इकोनॉमिक ही होगा, फिर उसके साथ में बहुत सारे आपके सोशल, कल्चरल और सारे बहुत सारे उसके आयाम आ जाते हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन प्राइमरी पर्पस से आज के दिन भी अगर हम किसी के बीच में कोई फ्रेंडशिप होती है, कुछ है, तो उसके पीछे मकसद ही रहता है कि इकोनॉमिकली मजबूत हो ये देश आपस में मिलकर। अमृता बोल रही है आवाज नहीं आ रही। अगर 10 स्टूडेंट हैं, अगर 10 में से कोई और भी मेरे को बोले 4-5 तो मैं मानूंगा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम्हारे लेवल पे है तो बेटे आपको इसको ठीक करना होगा। मैं तो बिल्कुल एकदम वाईफाई की जड़ में ही बैठ गया आज, ठीक है ना, ताकि आपको मेरी तरफ से कोई समस्या ना आए। ध्यान दीजिए और फिर दोबारा से एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करने की कोशिश करो, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके करो। ये सब पहले, उससे पहले ज्वाइन करने से पहले ये कर लिया करो, नेटवर्क का इश्यू शॉर्ट आउट हो जाता है। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए फिर ऑन करो जब जैसे क्लास ज्वाइन करने वाले उससे पहले। तो
यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, 1945 में इसकी तरफ यूरोपियन यूनियन का बनने का प्रोसेस शुरू हो गया था। और फिर 1945 के बाद में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म के होने के साथ ही ये भी हमको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप जानोगे बेटा, तो यूरोप के ज्यादातर देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। एक तरफ आपका फ्रांस, हालांकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूरोप से नहीं है, ब्रिटेन यूरोप से नहीं है, तो एक तरफ फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, ये सारे कंट्री, और यूएसएसआर पार्टली यूरोप में है, पार्टली एशिया में माना जाता है। तो मुख्य जो है बर्बादी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई, ये आप मान के चलिए यूरोप के देशों को हुआ, चाहे उसमें फ्रांस की बात करो, इटली की बात करो, जर्मनी की बात करो, या फिर और देश है जो इसमें शामिल थे। यूरोप के अंदर उन्होंने काफी इकोनॉमिकली या स्ट्रक्चर की देखे या इंडस्ट्रियलाइजेशन की देखे, उसमें यूरोप के देश पीछे चले गए। उनके जो बिल्डिंग्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसका काफी लॉस हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही फिर ये बात भी समझ में आने लगी आप में से किस किस को वॉइस नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से मैसेज करो। तन्नू बोल रही है, अमृता बोल रही है, आवाज नहीं आ रही है। तन्नू, अमृता के अलावा किसी को आवाज नहीं आ रही तो बताइए। हाँ नेहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो उसके अंदर ज्यादातर कंट्री यूरोप के शामिल थे। और यूरोप के बाहर जो देश थे, चाहे ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें, जो यूरोप के बाहर के, या जापान, यूएसएसआर भी यूरोप का ही पार्ट माना जाता है क्योंकि उसकी कैपिटल जो है वो यूरोप में थी, इसलिए वो अपने आप को यूरोपियन देश मानता है। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्यादातर यूरोप में लड़ी गई तो उसका लॉस भी ज्यादातर यूरोप के देशों को हुआ। अब लॉस की बात करें तो इकोनॉमिकल लॉस की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ, बिल्डिंग्स हैं, रोड है, और उनके सैनिक का लॉस हुआ। ये सारा का सारा लॉस यूरोप के देशों को ज्यादा हुआ। ज्यादा आप बात करो किसी पार्टिकुलर कंट्री की बात करो तो जर्मनी को ज्यादा नुकसान हुआ, फ्रांस को हुआ, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई इनको 1945 के बाद कि हम जो आपस में लड़के कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम सभी यूरोप के देशों को एक साथ आना होगा। और इस दिशा में जो प्रयास किया गया, इस दिशा में प्रयास करने का कारण दूसरा एक ये भी था कि यूएसएसआर 1945 के बाद अगर आप याद करें तो सोवियत, रूस और अमेरिका दोनों के अंदर तनातनी हो गई थी। किस बात की तनातनी थी? इस बात को लेकर तनातनी हो रही थी कि विश्व के ऊपर किसका वर्चस्व रहे, किसके हाशमोनी रहे। वो चाहते थे दोनों काबिज होना, हमारी दादागिरी चले, इसको लेकर एक इश्यू चल रहा था। तो फिर यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देश एक साथ आ गए। और मैंने बताया पश्चिमी यूरोप के देशों ने 1945 में कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ये सब एक साथ आ गए। शुरुआत हुई बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी बना ली, आर्थिक रूप से ट्रेड बिजनेस एक साथ करेंगे, ये शुरुआत की बात है। फिर 1948 के अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, अब आप कहोगे कि यूरोप के फायदे की अमेरिका क्यों सोच रहा है, उसके आपको कई सारे मायने देखने होंगे, बाद में हम बात करेंगे। क्योंकि
अमेरिका को सबसे कम, जितने भी वर्ल्ड वार के अंदर, फर्स्ट की बात करें सेकंड की बात करें, दोनों वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने सबसे बाद में ज्वाइन किया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर तो इनफैक्ट जो 14 से 18 चली, इन्होंने 18 में ही ज्वाइन किया। तो यानी कि ये अपनी इकोनॉमी को बचा ले गया अमेरिका, उसके सैनिक बच गए, उनका ज्यादा लॉस नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर ले बेटा या सेकंड वर्ल्ड वार की बात कर ले, अमेरिका को फाइनेंशियली लॉस कम हुआ था। यानी कि अमेरिका के पास आज पैसा था, और जब मंदी का टाइम आया या युद्ध हुआ तो अमेरिका से दूसरे यूरोप के देशों ने खूब लोन पे लिया, तो अमेरिका को इसका इंटरेस्ट भी मिला। यानी कि वर्ल्ड वार से जितने युद्ध हुए उससे अमेरिका और ताकतवर होके उभरा, और वो अपना एक बड़ा रोल विश्व के अंदर निभाने के लिए तैयार था। तो इस दिशा में उसने काम शुरू किया। फर्स्ट में हम मार्शल प्लान की बात करेंगे, मार्शल योजना 1948 में। ये क्या थी मार्शल योजना? मार्शल यानी कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस थे। यानी कि जैसे आपके भारत में मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही सर जॉर्ज सी मार्शल वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। प्रेसिडेंट उनके ऊपर काफी फेथ करते थे उस टाइम के। तो उन्होंने मार्शल को ये काम दिया कि भाई जितने यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश जो हमारे साथ में लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, उनको हमने दोबारा से उनकी इकोनॉमी को उठाना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाना है। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी उठाने का मतलब आप उनकी मदद करोगे पैसे के रूप में। तो बेसिकली फोकस करके पश्चिमी यूरोप के देशों, उनको मदद की गई मार्शल योजना के तहत। बाकी यूरोप के कंट्री की हुई, लेकिन उतना नहीं जितना पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद की अमेरिका ने। तो ये मार्शल योजना को आप समझ गए होंगे क्या है मार्शल योजना। मार्शल जो है सर जॉर्ज सी मार्शल, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। जैसे कि एक मंत्री के बराबर, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इनकी पावर होती है। और इन्होंने पूरे यूरोप के डेवलपमेंट की, पश्चिमी यूरोप के विकास के बारे में सोचा, जहां पर बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, कॉलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनको दोबारा से खड़ा करना और उनका फाइनेंशियली मदद करने के बारे में काम किया। ये बात क्लियर हो गया आपको सभी को? मैसेज करना थोड़ा स्पीड से सीख लीजिए। अब हम बात करते हैं 1949 के अंदर नाटो बन गया। नाटो का मतलब यही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अटलांटिक एक सी है और उन जो उसके यूरोप के पास में है, और ये जो सारे देशों ने बन के एक ट्रीटी कर ली, समझौता कर लिया, सभी एक साथ में आ गए। और आपको कल भी मैंने बताया था कि भाई अब नाटो के जितने सदस्य हैं उसमें से किसी एक देश के ऊपर भी अगर यूएसएसआर हमला करता है, ठीक है ना, उस टाइम यूएसएसआर तो था ही, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में शीत युद्ध का पीरियड चल रहा है। समझिए, आप कहानी के रूप में लीजिए, सोचो कि पिक्चर देख रहे हो, कोल्ड वार का पीरियड है और ये एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, और आपस में शीत युद्ध है दोनों के बीच में। तो ये शीत युद्ध का पीरियड है और नाटो बना लिया है अमेरिका के लीडरशिप में। यूरोप के सभी देश एक साथ में सैनिक इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर जुड़ गए हैं कि भाई अमेरिका, ये यूरोप के देशों के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो सारे देश एक साथ मिलके उस हमले का जवाब देंगे। एक दूसरी तरफ आपको याद होगा कि फिर ये नाटो के अगेंस्ट में यूएसएसआर ने भी अपना एक सैनिक संगठन बनाया था जिसको वार्सा पैक्ट बोलते थे। वो आज अपना सब्जेक्ट ही नहीं है, बार बार मैं लीव कर रहे व्हाट इज दिस। तो अब हम स्टेजेस में ले रहे हैं ना बेटा, यूरोपियन यूनियन बना कैसे, तो उसकी टाइमलाइन देख रहे हैं। फिर बाद में 1949 में ही यूरोपीय परिषद बन गया। अब यूरोपीय परिषद का काम क्या था? पॉलिटिकली ये सारे देश जो हम बात कर रहे हैं, यूरोप के पश्चिमी देश, ये आपस में जुड़ गए हैं, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से जुड़ गए हैं। और ये सारे के सारे कौन से देश है? कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, ओपन मार्केट इकोनॉमी वाले हैं, ये जुड़ गए हैं। और फिर अभी ये आर्थिक रूप से बिजनेस के रूप में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सभी यूरोपियन देश, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1949 के बाद में
1957 का पीरियड आ गया। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनने के बाद में फिर आगे बढ़ चले यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ, कि जितने भी देश हैं जो इसके यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे देश की तो सभी देशों में एक पार्लियामेंट तो होती है, संसद, जहां देश के कानून नियम बनाए जाते हैं, तो क्यों ना हम सभी देशों की एक पार्लियामेंट बना लें। तो उन्होंने इस दिशा में काम किया, और 1992 के अंदर आपका यूरोपियन यूनियन पूर्ण रूप से बन गया, जहां पर एक पूरे यूरोप का एक झंडा हो गया, ठीक है ना, और उनका एक झंडा है, राष्ट्रगान है, सब कुछ एक हो गया। सिर्फ आपको बात कर रहे थे कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए ये सभी देश, अदरवाइज सब एक साथ में आ गए थे इसके ऊपर। तो ये तो हमने करी टाइमलाइन के बारे में बात। अब टाइमलाइन के आगे की बात हम कर लेते हैं। इसके बाद में क्या है, यूरोपियन संघ बनने के बाद में फिर ये एक राष्ट्र राज्य के रूप में, जैसे कोई एक देश काम करता है, ऐसे ये काम करना शुरू कर दिया यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है ना। यानी कि सारे 27 देश इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कोई एक देश काम कर रहा हो, यानी कि 27 देशों का एक देश राष्ट्रीय राज्य बन गया। अब इनकी करेंसी भी एक हो गई। अब इन्होंने वीजा की पॉलिसी में रिलैक्सेशन कर दिया कि पूरे यूरोप के देशों में अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बताते हैं कि अभी पार्लियामेंट नहीं है, सभी देशों का एक ही पार्लियामेंट है अभी भी, ठीक है ना। सभी देशों का कंबाइंड पार्लियामेंट आज भी वर्क कर रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि 28 देश थे, पिछले साल 2020 की शायद जनवरी में एक ब्रिटेन एग्जिट कर गया इससे, तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है। तो 27 देश हैं और उनकी कंबाइंड पार्लियामेंट है, ये आज भी काम कर रही है। उनके देशों में 27 देशों में अगर आपने यूरोप का पूरा एक वीजा ले लिया तो यूरोप के 27 देशों में आप घूम के आ सकते हो। और ये 27 देश है भी बिल्कुल 3-3, 4-4 घंटे के डिस्टेंस पे, अगर आप बाई रोड भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्र राज्य के रूप में काम करने लगे। और 1991 का ड्यूरेशन अगर आ जाता है, क्योंकि हम 1992 पढ़ रहे हैं ना, तो 1992 में यूरोपियन संघ इसलिए बन गया कि कई सारे कंट्री इस पीरियड में जो यूएसएसआर के साथ थे, 90 और 91 में यूएसएसआर टूट चुका था। टूटने के बाद बहुत सारे देश इस तरफ आके मिल गए, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन चुके थे। राइट, यहां तक समझ में आ गया सभी को कि 1992 में ही संगठन क्यों हुआ। और किसी ने मेरे से परमिशन नहीं मांगी है, और विदाउट परमिशन अगर किसी ने छोड़ा तो मैं घर तक नहीं छोड़ने वाला हूं बेटा तुम लोगों को, ठीक है ना। और दिस इज मतलब एक्सट्रीम चला जाता है, नॉनसेंस मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट करूंगा नहीं, बहुत हो गया तुम लोगों की। अब एक साथ में हम बात करते हैं हमारा पर्पस क्या है, यूरोपियन यूनियन को किस तरह से जानना चाहते हैं हम, इस रूप में बेटा जानने की कोशिश करेंगे यूरोपियन यूनियन को। हमने ये कहा था शुरू में कि भाई ये अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में, अभी तक तो ऐसा हमने कुछ बताया नहीं। अब हम बात करेंगे किस तरह से अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में यूरोपियन यूनियन है। तो इसको देख लेते हैं। यूरोपियन संघ जो है आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव इसका जबरदस्त हो चला था। मैं हूं आपके 53 पेज में हिंदी में, और 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब कंपेयर करना शुरू कर दिया हमने कि 2016 के अंदर इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, अमेरिका से भी आगे चली गई थी। भाई क्यों ना होगी, 27 देश एक साथ में है ना, तो 27 देशों की अर्थव्यवस्था हो सकती है कि पार कर जाए किसी एक ताकतवर देश को भी। और 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा थी। कंपेयर करना शुरू कर दिए किस तरह से अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, और अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गया।
मतलब ऐसा लगने लगा कहीं जो आज के दिन में पूरे वर्ल्ड के देशों के अंदर डॉलर में व्यापार करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी डॉलर की जगह यूरो आ जाए और यूरो में बिजनेस होना शुरू हो जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल होने की संभावनाएं बनी थी। और इनकी विश्व के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, उसके अंदर अमेरिका से 3 गुना ज्यादा मतलब जो भी सारे देशों के बीच में बिजनेस था, ट्रेड था, वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा था। तो आप कंपेयर कर लो, देखो अमेरिका को टक्कर दे रहा है कि नहीं। 2016 में बहुत ही ताकतवर बन चुका है, 2016 में काफी ताकतवर बन चुका है और 3 गुनी इनकी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और इसी के साथ में अमेरिका और चीन, अब अमेरिका और चीन को ये जो कि बहुत ही ताकतवर देश माने जाते थे, अमेरिका चीन को भी ध्वंस के साथ बात करने लगा। मतलब आप सोचो, जिस देश की इकोनॉमी अमेरिका को पार कर जाती है और ट्रेड और बिजनेस के मामले में दूसरे देशों के साथ में, दूसरे साथों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा चली जाती है, जो विश्व में सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है, उससे 3 गुना ज्यादा व्यापार करें, तो ये अपने आप में काफी ताकतवर देखने में लगेगा कि यूरोपियन यूनियन काफी ताकतवर हो गया है। इसी तरह से बाद में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि आर्थिक शक्ति का प्रभाव सिर्फ यूरोप के देशों में नहीं रहा, इनकी इकोनॉमिक पावर अब एशिया के देश यानी कि यूरोप से बाहर भी जाके इन्होंने अपनी जो ताकत है, इकोनॉमिक पावर है, उसको दूसरे देशों को भी एग्री होना पड़ा। और कई सारी ऐसे संगठन हैं जहां आज यूरोपियन यूनियन उनका मेंबर बन पाया है। यानी कि एशिया में अगर कोई संगठन है, आसियान की बात करो, आसियान के अंदर भी एक मतलब मेंबर नहीं है एक्टिव, लेकिन फिर भी उनकी मीटिंग्स अटेंड करता है, तो इनको इम्पोर्टेंस देना बाकी सभी देशों ने शुरू कर दिया। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी, यानी कि एशिया की बात करो या अफ्रीका के बाद जो दूर दराज कंट्री हैं उनके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट देखा गया। और विश्व व्यापार के अंदर एक जो वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड होता था, इनकी एक पोजीशन काफी मजबूत पोजीशन बन चुकी थी। यूरोपियन, आपको ये तो पता ही है कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस भी है, जितने 27 देश हैं उसमें फ्रांस भी शामिल है। और ये भी तो आप जानते हो कि फ्रांस न्यूक्लियर पावर स्टेट है। और पहले तो 2 यानी कि यूरोपियन यूनियन से 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट हुआ करते थे, ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, दोनों के दोनों परमानेंट मेंबर्स भी थे संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन आज क्योंकि ब्रिटेन एग्जिट कर गया, तो आज के दिन हम देखेंगे कि आपका जो फ्रांस एक अकेला देश है जो 27 देशों के अंदर ताकतवर देश है और इसके पास न्यूक्लियर पावर भी है। तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है फ्रांस। और भी जो कई देश हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में परमानेंट मेंबर्स के साथ में नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं 10 सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 उसके अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो भी यूरोपियन यूनियन से कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर भी इसके सदस्य हैं। और यूरोपियन यूनियन इतना ताकतवर बन गया है कि अभी इन्होंने जो है अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। अमेरिका को लेकर अमेरिका का रुख क्या रहता है, अमेरिका के अलावा जो भी देश उभरने की कोशिश करता है या न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने की कोशिश करता है, अमेरिका उसको दबाने की कोशिश करता है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिटिक्स रही है। तो अब यूरोपियन यूनियन 27 देश एक साथ में है, तो अमेरिका की बहुत ज्यादा
मतलब जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कहीं ना कहीं ये चेक करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, और ऐसा पास्ट में किया भी है। चाहे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो अमेरिका ईरान के साथ में कई तरह के कोशिश करता है, या फिर चीन के अंदर, भाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका को ऑब्जेक्शन रहता था। अब यूरोप ने अमेरिका को कंट्रोल करने की कोशिश किया, शांत करने की कोशिश की कि भाई आप ईरान के मामलों में दखल मत दो। साथ में ईरान को भी समझाया कि आप न्यूक्लियर उस पर काम मत करिए, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन वेपन्स मत बनाइए। और चाइना के अंदर कई सारे मानव अधिकार के उल्लंघन, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो चाइना को समझाने से भी ये पीछे नहीं हटा। यानी कि यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा एक साइकोलॉजिकल दबदबा हो गया, यूरोप के देशों में नहीं, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, तो वो बाकी जो देश अगर किसी तरह का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, मानव अधिकारों का बात करें, या फिर कोई सैनिक शक्ति या कूटनीति के मामलों में ये मतलब अपनी 27 देशों की शक्ति दिखा देता है, या फिर डिप्लोमेटिक रूप से काफी इन्फ्लुएंस कर पाता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि यूरोपियन यूनियन को हम क्यों अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर रहे हैं, क्यों अमेरिका से इसका मुकाबला दिखा रहे हैं। इसके सारे मैंने कारण गिनाए। इनकी 17,000 जो डॉलर है उसकी इकोनॉमी 2016 में अमेरिका की इकोनॉमी को भी पार कर चला गया। व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। सैनिक रूप में बाकी दूसरे अफ्रीका, एशिया के अंदर अपना रोल काफी एक्टिवली निभा रहा है। ये बातें समझ में आ गई? मेरे को मैसेज करके बताइए। हरी आप। अब 12 बच्चों में से 2, 3, 4, 5, 6, 5 ओनली 5, 6। आज 6 में से किसको समझ में नहीं आया? 7। मुझे बता दो ना, समझ में किसको नहीं आया? नेहा ये बताया था बेटा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूरोपीय का एक देश है जिसको हम बता रहे हैं फ्रांस, वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर एक देश है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और भी 10 देश होते हैं, वो नॉन परमानेंट देश होते हैं, ठीक है ना। नॉन परमानेंट मेंबर्स भी जो है वो यूरोप के कई सारे देश नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर्स बीच बीच में चेंज होते रहते हैं, तो आज के दिन कौन कौन कंट्री है वहां से वो उसको हम नहीं बताएंगे। धीरज, धीरज इतना पढ़ने के बाद में बुक दिखाओ, मेरे मेरे को दिखाओ बेटा, तुम्हारी बुक दिखाओ। धीरज कम विद बुक, कैमरे के सामने आओ। जल्दी करो अभी, अगर तुम्हारे पास में बुक है तो दिखाओगे जल्दी से। अब ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनके पास बुक्स नहीं है, तो जो चीजें बताई जा रही हैं वो मैं आपकी बुक से ही पढ़ रहा हूं। अगर आप मुझे कहोगे कि सर आधा घंटे में आपने जो कराया पूरा रिपीट कर दो, रिप्लाई कर दो, धीरज ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं, जैसे नेहा ने कहा कि सर सिक्योरिटी काउंसिल वाला रिपीट कर दो, तो वो चीज तो हो सकती है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, यूरोपियन यूनियन से कितने मेंबर्स हैं, ये तो बताया जा सकता है। लेकिन आप बोल दो धीरज की नो सर रिप्लाई कर दो, तो रिप्लाई नहीं, वो रिपीट करने की कह रहे होंगे आप, गलती से लिखा गया। लेकिन बेटा पूरा अगर मैंने जो अभी आधा घंटा 35 मिनट में पढ़ाया है, तो जस्ट इमेजिन क्या ये पॉसिबल है कि पूरा रिपीट किया जाए? आप मेरे को बताइए आपको कहां से समझ में नहीं आया, मैं वहां से रिपीट कर दूंगा। अगर सारा समझ में नहीं आया तो आपको बहुत पहले बोलना था ये बात। जब नहीं समझ में आता है तभी हाथ रेस कर दो, अपना चेहरा दिखा दो मेरे को, सर ऊपर से जा रहा है मेरे को समझाइए। तो अभी भी आपके पास मौका है, बताइए मेरे को कहां से समझ में नहीं आया।
जल्दी मैसेज करो, टाइम बीते जा रहा है। तो आपको पार्टिकुलर होना पड़ेगा, आपकी बुक में नजर होनी चाहिए सर कहाँ से करा रहे हैं, मैं बुक से ही करा रहा हूँ। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप क्या पूछोगे, यही कहोगे कि सर कुछ पूरा पढ़ा दो। तो ये बात कर ली हमने कि मैं आपके हिंदी में 54 पेज पे कर रहा था, और 54 पेज पे जो ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैं करा चुका हूँ कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन, जो चीन बाहर के देश, यूरोप के बाहर के देश, चाहे वो चीन की बात कर लें या फिर ईरान की बात करें, उनको अपना डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करने में कामयाब हुआ है। जैसे चीन में ह्यूमन राइट वायलेशंस होते थे, उसको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, उन मतलब चीन को भी समझाने की कोशिश की है। कुल मिला के आप ये कहिए। अब दूसरा बात करते हैं, सैनिक ताकत के रूप में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस देखने की कोशिश करते हैं कि अभी तो हमने देखा फाइनेंशियली कितना ताकतवर है, ठीक है ना। अब सैनिक ताकतवर भी देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन सैनिक के रूप में कितना ताकतवर है। तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपियन संघ दुनिया की दूसरे बड़ी सेना है। अमेरिका के बाद में सबसे ज्यादा सेना है तो यूरोपियन यूनियन के पास है। और ये अपने कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक, यानी कि जिस तरह से अमेरिका अपने आर्मी के ऊपर पैसा खर्च करता है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करता है। और उसके बाद में अगर कोई देश है जो अमेरिका के बाद में नंबर 2 पे है तो वो देश है बेटा यूरोपियन यूनियन। देश ना होके वो यूनियन है, मतलब कई सारे देशों का एक संगठन यूरोपियन यूनियन है, जो अमेरिका के बाद में नंबर 2 पे आता है, रक्षा बजट के ऊपर काफी पैसे खर्च करता है। फिर परमाणु हथियार आपको बताई, फ्रांस के पास में परमाणु हथियार है। तो परमाणु हथियार हो जाना अपने आप में भी एक सैनिक रूप से ताकतवर बनाने वाली कहानी हो जाती है, राइट। तो 550 के लगभग परमाणु हथियार है इनके पास में। अंतरिक्ष विज्ञान की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो तो दूसरे स्थान के ऊपर है, यानी कि हर कहीं पर, मैंने कल भी बताया था, अमेरिका नंबर 1 और उसके बाद में टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस के अंदर यूरोपियन यूनियन नंबर 2 के ऊपर है। तो आप देख रहे हो किस तरह से यूरोपियन यूनियन ताकतवर है। क्यों ताकतवर हम बोलते हैं, इसके कारण है। तो ये आर्थिक रूप से, मैं सेकंड पैराग्राफ ले रहा हूं, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर, वहां से पढ़ा रहा हूं, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपियन संघ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी। अब यहां से शुरू हो गया यूरोपियन यूनियन को, ये तो बोला ही हमने अभी तक हमने बात की कि किस तरह से ये अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हुआ है, सभी मामलों में इंटरफेयर करने के लिए ये नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद में। अब हम बात करेंगे, इसके भी ड्रॉबैक है। ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ सब कहीं पर ठीक ठाक हो। अब ये 27 देश आपस में जुड़े हुए हैं, तो 27 देश किसी मामले को लेकर इनमें भी विवाद होगा, कई सारे मामलों को लेकर, किसी मामले को लेकर नहीं, कई सारे मामलों को लेकर इनमें आपस में भी विवाद है, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि 27 देशों में भी बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, जो ऊपर से देखने में लग रहा है उतने आपस में दोस्त नहीं है, आपस में भी मनमुटाव है, कई सारे इश्यूज हैं जिनको लेके एक दूसरे देशों के बीच में थोड़ा से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। अब उनके बारे में बात करते हैं। अब पहली बात तो यह है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के बाद भी यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों की अपनी अलग से सेपरेट विदेश नीति है और रक्षा नीति है। इसका कहने का मतलब, मान लो कि यूरोपियन यूनियन किसी देश के साथ में संबंध नहीं बनाना चाहता, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश हो सकते हैं उस देश के साथ में वो संबंध बना रहे हैं। हो सकता है मिलिटरीली यूरोपियन यूनियन किसी देश के साथ में दोस्ती नहीं कर रहा, बाहर 27 देशों से अलग। अब
कोई देश हो सकता है, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, लेकिन उसके अलावा भी वो अपने मिलिट्री रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ में रख रहा है। तो ये तो हो गया मनमुटाव। और भी बहुत सारे हैं। इराक पे हमले को लेकर, इराक के ऊपर हमला किया तो अमेरिका ने हमला किया था इराक के ऊपर, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे। यानी कि जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो ब्रिटेन ने तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इस हमले का साथ नहीं दिया। ये बात क्लियर है किस तरह से मनमुटाव है? समझ में नहीं आया वो बच्चा हाथ खड़ा करे, रेज करे अपना मैसेज। ये मनमुटाव वाली कहानी जिसको समझ में नहीं आई वो सिर्फ मैसेज कर दे। आ गया समझ में? चलो, तो फ्रांस हुआ, जर्मनी हुए, वो अमेरिका के अगेंस्ट में है, ब्रिटेन उसका साथ दे रहा है। यानी कि हम बात करें यूरोपियन यूनियन किस तरह से आपस में भी बटा हुआ है। और फिर बात करो ब्रिटेन की, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन बाजार से अलग रखा। यानी कि जो ब्रिटेन है वो यूरोप के ओपन मार्केट की जो पॉलिसी है, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रही मार्गरेट थैचर, उसने बोला कि नहीं भाई, हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर जरूर हैं, लेकिन हम अपने ब्रिटेन को ओपन मार्केट पॉलिसी में नहीं रखते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर मतलब अपने यहाँ पर बिजनेस करने, ट्रेड करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी होगी, बाकी देशों ने एग्जम्प्ट करके रखा हुआ था। डेनमार्क की बात करें, स्वीडन की बात करें, इन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपियन मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया। ओके, अब डेनमार्क और स्वीडन की बात करें तो ये दोनों देश हैं, एक मास्ट्रिक्ट में एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट था कि जो यूरोपियन यूरो है उसको सभी देशों की, जितने यूरोप के देश हैं उनकी मुद्रा माना जाए, करेंसी। तो 27 देशों में से कई सारे देशों ने बोला कि नहीं भाई ये बात हम नहीं मानेंगे। तो उनमें से शायद 19 देश ही यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है, करेंसी यूरो, उसको मानते हैं। बाकी देशों ने कहा कि नहीं, हम अपनी अपनी अलग से रखेंगे। तो इस बारे में भी मतभेद चले। विदेशी और रक्षा मामलों में भी काम करने के लिए यूरोपियन संघ की सीमित है। यानी कि यूरोपियन संघ जो विदेश के मामलों में, रक्षा नीति के मामलों में भी इनकी पावर्स लिमिटेड है। तो बच्चे, आज हम आगे आसियान के बारे में, मैं सोच रहा था कि कल वाले क्लास में हम ले लेते हैं आसियान को, आज आसियान को ना पढ़े, क्योंकि एक को पढ़ते जाइए। अब ये दोबारा से हो चुका। नेहा, मैं बता चुका हूं मैम को, तो मैंने बता दिया है, लेकिन वो बोल रही थी पब्लिशर को फोन करना होगा, उनको बताना होगा करके। एक दिन स्कूल में गए थे तो मैंने बात कर ली थी। मैडम से मिलके मैंने बात की थी कि मैडम हमें ये बुक चाहिए। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम की तो अभी हमारे पास है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पब्लिशर को फोन कर दूंगी। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस बुक को खुद मंगाएंगे तो ये सस्ती पड़ेगी। अगर आपको मंगानी है तो आप सभी बच्चे आपस में बात कर लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। बात करके कितने बच्चों को हिंदी मीडियम की चाहिए, कितने इंग्लिश मीडियम की चाहिए, ये तो निश्चित है आपको बुक रखना है ये। और ये बुक की जो कीमत है वो आज भी इतनी होगी, आप 2 महीने बाद खरीदोगे तब भी इतनी होगी। तो क्यों ना इसको आज ही ऑनलाइन मंगा लीजिए। ठीक है ना? तो बेनिफिट ये है कि आज काम कर पाओगे, और बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रिटर्न वर्क है, मैं सेलेक्टेड काम ही आपको रिटर्न में दे दूंगा। नहीं, अगर बुक मंगाओगे तो फिर मुझे सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सबको आपको लिखवाना होगा। ठीक है? तो जितने जल्दी मुझे मंगा के बोलोगे आप कि सर हमने लिया है, तो उस हिसाब से कर देंगे। फिर भी मैंने
कल मैंने पोस्ट कर दिए आपके चैप्टर जो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आंसर आपके CRI ऐप के ऊपर पूरे क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कराए, उसमें से कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं है, सारे आपको लिखने होंगे। अगर उसमें कहीं आगे आएगा तो, अभी तो कोई इसमें इस चैप्टर में तो कोई कंप्रोमाइज था ही नहीं, आगे आएगा तो फिर मैं देख लूंगा, अगर आपकी बुक आ जाएंगी तो फिर उसमें टिक करा देंगे, उस तरह से याद कर लेंगे। लेकिन जब तक आप बुक नहीं लाओगे तो आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि उतना ही काम मुझे लिखने के लिए देना पड़ेगा। और ये भी बात जान लीजिए कि ठीक है, मैं पिक्चर भेज दूंगा आज, इस बुक की पिक्चर भेज देता हूँ, आज ही कर दूंगा आपके ग्रुप में, बॉयज और गर्ल्स के। अमृता, ये पूछने की बात है क्या, जो क्वेश्चन आंसर भेजे हैं तो वो क्या पूजा करने के लिए भेजे हैं? वो आपको लिखने ही है बेटा। जो भी काम मैं आपके पास में भेज रहा हूँ आपको करना है, नोटबुक में कर रहे हैं। और तुम तो काम करके भेज चुके हो बेटा मेरे पास में, तुम्हारा काम तो लगभग पीछे का पूरा है। लेकिन कुछ और भी तो बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर चेहरा दिखा रहे हैं लेकिन काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है बेटा, देखता हूँ कब तक नहीं करोगे। अगर आपको अपनी एज का रिस्पेक्ट नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि सुनने का ही मौका नहीं मिलना चाहिए, कोई सर क्यों बोले आपको काम करने के लिए, जब भेज दिया उसके तुरंत दूसरे दिन बाद आप काम करके मेरे पास भेजिए। पूरे 9th क्लास का जितने भी चैप्टर कराए गए हैं, परसों मैंने कहा था 2 दिन में पूरे लगभग 80% बच्चों ने भेज दिए। तो ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? 90 स्टूडेंट हैं और 90 में से मेरे ख्याल में 75 के लगभग बच्चों का आ चुका है काम। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर उन्होंने भेज दिया। तो ये क्या है? आप बहुत समझदार समझने लगे हो, और इतने समझदार कि आप खुद डिसाइड करोगे कि कब हमें काम करना है। तो हम डिसाइड करेंगे कब आपके साथ में किस तरह से पेशन है, वो भी हम डिसाइड करेंगे। अगर काम नहीं करोगे तो फिर तरीके बदले जाएंगे। ठीक है, टाइम हो गया है आपका, और आप एग्जिट कर सकते हो। और फीस के बारे में फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ। नेहा, आप बोल रहे थे फीस, लेकिन तुम्हारा फीस का बेटा मैसेज आया नहीं। मतलब स्कूल की तरफ से ना कंफर्म करते हैं, मैसेज लिख दो तुम क्या कहना चाहते हो। स्कूल की तरफ से कंफर्म करते हैं कि जिस बच्चे का फीस भरा गया, लेकिन उसमें आपका मैसेज आया नहीं बेटा, क्योंकि आपके पापा तो बोल चुके थे भर दिए। धीरज की भरी जा चुकी है। निखिल, निखिल, तन्नू, आप अपने जल्दी जल्दी कर दीजिए, इसके लिए वेट मत करो। ठीक है, एग्जिट कीजिए। नेहा क्या कहना चाहते थे? हाँ, नेहा मुझे नहीं चाहिए बेटा, बस पर्पज ये है कि कंफर्म हो जाए। अगर आप स्क्रीन शॉट भेजोगे तो मैं उनको मुकेश सर के पास भेज दूंगा, बस और कुछ नहीं। अगर जितनी भी फीस डिपॉजिट होती है ना, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं टीचर को, ताकि हम फीस के बारे में उनके पेरेंट्स को कॉल ना करें। तो वो लिस्ट आती है, वो लिस्ट आपकी आई नहीं थी इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, आपने कहा है तो भरी होगी। आप भेजोगे तो मैं स्क्रीन शॉट उनको भेज दूंगा, वो कंफर्म कर लेंगे, मेरे को कंफर्म कर देंगे। मुझे ये डाउट नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, मुझे पता है आपने भेजा ही होगा। तो अगर आप भेजोगे तो मैं कंफर्म करा दूंगा उसको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एग्जिट कर जाइए।